सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। एक और इंटरव्यू का चर्चा करना मकसूद है। बड़े बड़े मुस्तनद जय्यद नाम नेहाद सहाफ़ी एंकरान कराम सब हाथ मलते रह गए और बाजी हाथ आई है तो एक फिल्मी अदाकार की, और ये फिल्मी अदाकार भी कोई और नहीं, बबांगे दोहल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने हुब का इजहार करते न सिर्फ पाए गए हैं बल्कि कैंपेन भी चलाते रहे हैं। पिछले दिनों अदाकारी से तायब होने का इन्होंने इंदिया दिया था, ताहम हर दफ़ा की तरह वही जो होता है, कंपनी की मशहूरी के लिए समोसा फ्री और चटनी के पैसे एक मरतबा फिर वापस आ गए और इस धूम धाम के साथ वापस आए कि अपने जल्ब में वक्त के सबसे बड़े मसीहा उनको लेते हुए आए। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई है एक तस्वीर जिसने कोहराम मचा रखा है। पिछले हफ्ते तक मुझे यही कल्प था कि मुझे इंटरव्यू नहीं मिल रहा, हालांकि मैं जानता हूं इस कुर्रे अर्ज पर मैं वो आखिरी आदमी हूँगा जिसे लिफ्ट कभी मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ तो बड़े बड़ों की जो है वो डब्बा गोल हो गया। तबसरा निगारों की चांदी हुई है, खाने कमाने का मौका मिला है, तनकीद के डोंगरे बरसाने शुरू कर दिए गए हैं और अपोजिशन जमातों ने वावेला किया है किया भी तो है क्या। वो कहते हैं कि अब कोई इन्वर्टेड कॉमाज में नेक नाम खातून ही रह गई हैं जिन्हें इंटरव्यू दिया जाए। खातून की जगह आप गुलकारा, अदाकारा, सदाकारा, पता नहीं कौन सी कारा सब आप लगा सकते हैं। ये अपोजिशन का कहना है, किस हद तक सही है या गलत अपने मेहमानों से जानेंगे। दर हकीकत हुआ क्या है, मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, मुगालता दर हकीकत हुआ क्यों होगा। अदाकार मौसूफ जो है वो एक किताब लिख रहे हैं, जी हाँ किताब, और किताब का मौजू है खुदा। हंसने की बात नहीं है, लेकिन अब हंसी आ जाए तो क्या करें कि फिल्मों में अदाकारी कर रहे हैं कि मौजू पे किताब लिख रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे आमिर खान ने मौलाना तारिक जमील को फ़ोन करके कहा था कि मेरी फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। ऐसा मुझे लगता है, गलतफहमी भी है तो क्या हुआ, अभी दूर हो जाएगी। शायद इसी बुनियाद पर, इसी किताब लिखने की बुनियाद पर, इसी एक हादसे, इसी एक सानहे को सबब समझा गया है उनके सहाफ़ी होने का और उन्हें यह इंटरव्यू दे डाला है। इस इंटरव्यू पे मुझे एक और इंटरव्यू याद आया। कतई कोई ये ना समझे कि मैं कोई कंपैरिजन कर रहा हूं, कतई कोई ये ना समझे, क्योंकि दोनों शख्सियात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, दोनों मुमालिक में ज़मीन और आसमानों का फ़र्क है, और दोनों अदाकारों में भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मोदी का इंटरव्यू किया किसने? अक्षय कुमार ने, और सारी प्यारी प्यारी बातें वहाँ के एक सहाफ़ी हैं, बड़े तिलमिला रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा। ज़ाती हैसियत में भी मैं उनको समझता हूँ कि वो सहाफ़त करते हैं, अब वल्लाह आलम वक्त ही बताएगा कि वो कितनी सहाफ़त करते हैं। रवीश कुमार, मोदी जी सबको इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो रवीश कुमार को नहीं दे रहे हैं, और पाकिस्तान में भी सबको इंटरव्यू मिल रहा है। मेरा ख्याल है रह गया तो सिर्फ मैं ही एक रह गया। आगे बढ़ते हैं। खलबली मच गई है, स्टील मिल्स मुलाजमीन में खलबली मच गई है, और वो भी सिर्फ एक ऐलान से, और ये ऐलान करने वाली शख्सियत कोई और नहीं, खुद जनाब सईद गनी सूबाई वजीर मेहनत सिंध हैं, जिन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी स्टील मिल मजदूरों के साथ है। मुसीबत ज़दगान में ये सुनते ही खलबली सी मच गई है। सब ने अपने कुलूब थाम कर अल्लाह मियाँ से रुजू किया है कि या अल्लाह अब हमारा कौन पुरसाने हाल होगा। सईद गनी साहब कहते हैं किसी को स्टील मिल की ज़मीन और असासे नहीं हथियाने देंगे। पीपी दुश्मनों को लगता है कि पीपल्स पार्टी ये कार खैर खुद करना चाहती है, वल्लाह आलम ऐसा है या नहीं ये हमारे मेहमान हमें बताएंगे। पीपल्स पार्टी का कहना है कि 13 दिसंबर को लाहौर में दमादम मस्त कलंदर होगा। बहुत से लोगों को, सिंध वासियों को, सिंध के बाशिंदों को ऐसा लगता है कि 12 साल से सूबे में हमारे जहां हम रहने की अदाकारी कर रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर ही तो हो रहा है। कुछ खट्टी मीठी बातें भी हैं जो आपसे करनी है, मौका भी है। पाकिस्तानी तैयारों के बरतानिया, यूरोप,
दाखिले पर पाबंदी हनूज बरकरार है। ताहम CEO अरशद मलिक साहब का कहना है कि PIA चंद सालों में मुनाफा बख्श इदारा होगा। यह ऐसा नहीं है कि जैसे कोई गूंगा बाआवाज़ बुलंद नुसरत फतेह अली खान जैसा सुर लगा रहा हो, जैसे कोई टुंटा गाड़ी चला रहा हो, जैसे कोई लूला फुटबॉल खेल रहा हो, जैसे कोई गंजा कंघी करने के लिए बेताब हो रहा हो। मैं खुदा न खास्ता किसी की अल्लाह ना करे मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि PIA की हालत तो यह है कि PIA पर खुद सरकार ने जो खुदकुश हमला किया है, PIA की तो कमर तोड़ के रख दी है। अभी हमारे एक दोस्त हैं, मुस्कुरा रहे होंगे ये बयान सुनते हुए, 8,500 रुपए का इस्लामाबाद का टिकट लिया है। अगर ये 8,500 रुपए का टिकट नहीं होता तो ना वो जा सकते थे, ना मैं उन्हें भेजता। उसके बावजूद भी ये कॉन्फिडेंस। दूसरी जानिब भारतीय अदाकार रजनीकांत ने भी नई सियासी जमात बनाने गया। भारतवासियों में खलबली मच गई है। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देख करके हाय हू करना शुरू कर दिया है। पता नहीं पाकिस्तान की तरफ क्यों वो देख रहे हैं, पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना है। पाकिस्तान में तो कोई अदाकार जो है वो सियासी जमात नहीं बना रहा। ताहम फिर भी भारत में जो है वो कोहराम मचा हुआ है। इसी किस्म के कुछ मौजूआत पर आपका वक्त बर्बाद करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नदीम द ग्रेट कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनफ से नफीस हमारे साथ स्टूडियोज़ में जलवगर हैं, एडवाइज़र हैं CM पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार के। शो में शिरकत पर सर आपका मशकूर हूँ। मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का वर्जन लेने के लिए नदीम कुरैशी साहब के पास जाऊँगा। सर मिजाज बखैर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर माना मेरे नामा अमाल में स्याहियाँ इतनी हैं, मैंने इतने कुछ कांड किए हैं कि जिस पर यह रिस्क नहीं लिया जा सकता कि मुझे किसी बड़ी जगह, इन्वर्टेड कॉमास में बड़ी समझिएगा, बिठा करके और वो कोई ख़तरा मोल ले हुकूमत। ताहम सर फिर भी अदाकार ज़्यादती नहीं है थोड़ी सी? और उसी चैनल पे कहीं कोई और एंकर भी था, कहीं कुछ और लोग भी थे जो बेज़रर थे, कुछ और फुलटॉस एंकरान कराम भी अभी अपनी बारी के मुंतज़िर हैं। वहाँ अचानक सबको साइड पे हटा करके और एक नया चेहरा आ गया। अब तो अपोजिशन का ये कहना है कि कोई नेकनाम खातून, कोई गुलकारा, कोई सदाकारा, बस वही रह गई हैं। अगले हिस्से में क्या उम्मीद की जाए कि किसी को मौका मिलेगा? सदीकी साहब मैं कर्ज करूँ आपने जिस तरह से अपना इंट्रो बयान किया, ज़ाहिर आपका अपना एक मखसूस अंदाज खिताबत है। आप जोश खिताबत में हर उस टॉपिक को टच करते हैं जहाँ से आपको लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमारी गवर्नमेंट को किसी भी तरह से आप कॉर्नर पे कर सकते हैं। वो आपकी ज़ाती पसंद नापसंद से मुझे कोई इनकार नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात का मज़ाहिया जवाब नहीं दूंगा चूँकि आपका टाइम बड़ा कीमती है और कौम का टाइम बड़ा कीमती है। आपके व्यूअर्स की तादाद बहुत बड़ी है, आप फिगर है, लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि आप भी अगर प्रॉपर तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो सेल है जहां से लोग इन कांटेक्ट हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। खान साहब कोई रिवायती शख्स नहीं है, ना खान साहब ने कभी पर्चियां पढ़कर पॉलिटिक्स की है। आप सदीकुल फारूक साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं सलाम भी अर्ज करूंगा, नाराज मुझसे ना हो जाए। मैं रूटीन की एक बात कर रहा हूं, खान साहब ने जितने इंटरव्यूज दिए हैं उन्होंने बबांगे दोहल जो हकीकत है वो बयान की है। और उनके इंटरव्यू के बाद जनाब अपने प्रोग्राम्स में से जिस तरह से एक एक लफ्ज का पोस्टमार्टम फरमाते हैं और जिस तरह से बहुत सारे वो लोग जिन्हें बुग़्ज़ इमरान है वो गिरियाजारी और मरसिया गोई शुरू कर देते हैं, खान साहब उसकी भी फिक्र नहीं करते। अभी पिछले दिनों एक ऐसे चैनल को इंटरव्यू दिया है, एक ऐसे एंकर को। सारे जर्नलिस्ट हमारे लिए काबिल एहतराम है और खान साहब के सफर में जर्नलिस्ट का, मीडिया हाउसेस का, बहुत हाथ है, एंकर्स का बहुत बड़ा हाथ है, चूंकि वो माशरे की नब्ज़ पर उनका हाथ जिनका हाथ है ना, उनके रोजगार पे एक नादीदा किस्म की लात भी पड़ी है, ये भी आप मानेंगे। लूप बनाना रह गया है, लेकिन बहरहाल इंडिपेंडेंट उर्दू की वेबसाइट पे आप जाइए, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो जय्यद सहाफ़ी जो सालों से सहाफ़त के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था, अब वो या दूध जलेबी बेच रहे हैं या वो बिरयानी बेच रहे हैं। एक पेशावर का मज़दूर है, एक पेशावर का मज़दूर, उसे यूँ कह रहा हूँ कि अब वो मज़दूरी का काम कर रहा है। लिटरली वो ब्लॉक्स लगा रहा है, उस पर वो क्या मज़दूरी के जो काम होते हैं वो कर रहा है। और 30 साल उसने सहाफ़त की है। और उससे जब पूछा गया, इंडिपेंडेंट उर्दू ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि जब मौजूदा हुकूमत आई और वो जो एक सैल रवां आया है बेरोज़गारी का, उसमें उनका रोज़गार जो है वो कहीं चला गया। बहरहाल इसी मौज़ूआत पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब,
हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सोच रहा हूँ उन्हें भी खुशामदीद कहूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, ऐन इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का ख़तरा मोल ले रहा हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कुर्सी छोड़ना पड़ी तो छोड़ दूंगा, ताहम करप्शन माफ़ नहीं करूंगा। सर, लोगों का, रावियान रायत का ये कहना है, गो कि हुकूमत इस एक बात से इसकी तरदीद करती आई है कि अब कुर्सी छोड़ने के शायद मैं जुमला भी कंप्लीट नहीं करना चाहता कि कहीं खुदा न खास्ता जमहूरियत को डीरेल करने का मलबा मुझ गरीब पे ही गिरा दिया जाए। मैं तो वकील भी नहीं कर सकता। कुछ फरमाइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकील तो मैं आपको दे दूंगा, और ख़तरा मुझसे क्यों, मैं को कलाशनकोफ लेके आपकी तरफ मैंने तानी हुई है, यहाँ से फायर कर दूँ। कोई नहीं, मत डरें आप। आज आपने माशाल्लाह हमें भारत की सैर भी करा दी मुफ्त में, यानी मैंने टिकट भी नहीं ख़रीदा और आप भारत ले गए हम सबको। हाँ, अच्छा चलें। बात यह है कि ये मेरे छोटे भाई हैं नदीम कुरैशी साहब, ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को परवाह ही नहीं है। इमरान खान साहब को क्यों परवाह? उन्होंने पूरी कौम का भुरकस निकाल दिया, उन्हें कोई परवाह नहीं। बिजली 9 से 8 से बल्कि 19 रुपए यूनिट कर दी है, कोई परवाह नहीं। ये चीनी और आटा चोर और दवाइयों के चोर, ये उनके सामने नंगे नाच रहे हैं, ये माफिया। इमरान खान साहब के कान पे कुछ जूं रेंग रही है, कोई परवाह ही नहीं है, जहन्नुम में जाए। मोदी ने कश्मीर अपने तौर पर हजम कर लिया, इमरान खान साहब को परवाह नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उन्होंने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया है, वह कश्मीर फतह हो गया। उन्हें क्या परवाह है? उन्हें कोई परवाह नहीं। दूसरी बात जो आपने मुझे पूछा सवाल कि जी वो कहते हैं कुर्सी छोड़ दूंगा और मैं करप्शन को नहीं छोड़ूंगा, तो पहले तो उन्होंने KPK में जो 90 दिनों में सारे मगरमच्छ पकड़ने थे, वो वहाँ एक एहतसाब का निज़ाम बना के 98.5 करोड़ रुपए यानी 1 अरब रुपए उस पर खर्च किए और वो लपेट के रख दिया। यहाँ उनके दाएं बाएं करप्शन करके फिर रहे हैं लोग, खुद उन्होंने करप्शन किया है। ये जो फंडिंग, फॉरेन फंडिंग केस है, 6 साल से पेश ही नहीं हो रहे। जो उनको चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब ने, जो उन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था, वहाँ से वो भाग रहे हैं। कौन सी करप्शन पकड़ेंगे? पहले तो अपने अंदर करप्ट लोग जो हैं अपने समेत पकड़े ना। काला धन इन्होंने सफ़ेद कराया है, इनकी हमशीरा मोहतरमा ने काला धन सफ़ेद करा लिया। वो जो शौकत खानम की डायरेक्टर हैं, सिलाई मशीन, वो अलमारूफ सिलाई मशीन, और अब प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इनके, जुल्फ़ी बुखारी की, फ़लाँ की, ये सब की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। फैसल वाउडा की डिग्री जाली के केसेस हैं, वो चल नहीं रहे, वहाँ से क्या कुछ हो रहा है। तो मेरे भाई, कौन से करप्शन इमरान खान साहब आप पकड़ेंगे? और फिर करप्शन को एक लम्हा आपने इन 2.5 सालों में इस कौम को दिया क्या है, बताइए सर। अभी थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस हवाले से मेरे पास एक नादिर और नायाब आर्टिकल भी मौजूद है जो मैंने अपने मौजूद मेहमान से शेयर तक नहीं किया। इस पर मैं कसम उठा सकता हूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैम, चलिए, जब कोई हुकूमत आती है तो उसे वो सहाफ़ी बुरे लगने लगते हैं जो अपोजिशन में रहते हुए अच्छे लगते थे। मतलब हम तो किसी गिनती में ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैडम आपके अदवार में भी हमें उसी तरह नज़रअंदाज किया जाता रहा जिस तरह से आज किया जा रहा है। तो फिर ये आहोफुगा की महफिल सजाने का फ़ायदा क्या? उस वक्त भी महज चुनिंदा इन्वर्टेड कमाज में नेकोकारों को सरकारी दर्शन दिए जाते थे, जिनसे ये पता होता है कि ये न यॉर्कर फेंकने की सकत रखता है, जिसकी बहुत सारी फाइलें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में खुली होती हैं, जिसके हर कारनामे, इसे इन्वर्टेड कमाज में समझिएगा कारनामे को, का साहब लोगों को खबर होती है। मैडम, फिर मुझ जैसे लोग क्यों अपनी आंखों में ये सपने सजाते हैं कि हम कभी किसी दिन ऐवान वज़ीर आज़म का गेट भी लांघेंगे? क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया आरतीन, आपने अभी जिस तरीके से सहाफ़ियों की बात की, ऐसा हरगिज़ नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में सहाफ़ी बेरोजगार नहीं हुए। आज जिस अंदाज से, जिस दौर का आपने अभी अपने इब्तिदाइया में जिक्र किया कि एक सहाफ़ी और जो है मजदूरी कर रहे हैं,
तो ये वो तब्दीली थी जिसका इमरान खान साहब ने वादा किया था, और आपने देखा कि लोगों ने अपने अपने पेशे छोड़ के मजदूरी पे लग गए, और इसी को तब्दीली कहते हैं कि जिस मीडिया ने इनको उठाकर ऐवानों तक पहुंचाया, इनके 15, 20, 50 लोगों को रोजाना घंटों घंटों जो है तशहीर की जाती थी। ये वो सहाफत का जो आज हशर हुआ है, जो सहाफियों का आज हशर हुआ है, जो कफने लगाई गई हैं, आजादी इज़हार राय पे कफने लगा दी, ये उन्होंने लगाई है जो कि तब्दीली लेकर आए थे, जिन्होंने तब्दीली के वादे किए थे। और यही वजह है कि आज सहाफी जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। आज आपको पता है कि मीडिया हाउसेस का जो हशर है, जो वहाँ काम करने वालों का है, बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। वैसे तो हर इदारे से हो गए, लेकिन यही वो तब्दीली थी जिसका इन्होंने वादा किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने बात की, तो हमने हमेशा रोजगार दिया, रोजगार छीना नहीं, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। कभी भी हमने रोजगार को किसी से नहीं छीना, हमेशा कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके मैसर हो, और यही वो जुर्म है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करती रही है और उसकी सजा भुगतती रही है। बात आपने की करप्शन की, तो इस वक्त जो करप्शन अपने पीक पर है, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं तो आपके हर प्रोग्राम में बात कहती हूँ कि ये वही माफिया है जो कल मुशर्रफ के साथ खड़ा था, पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा था, नून लीग के साथ खड़ा था, आज वही चेहरे पीटीआई के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये है वो करप्शन का माफिया। देखते हैं कि इमरान खान साहब इनका क्या असर करते हैं। आप उनकी तस्वीरें उठा के देख लें, अक्सर सोशल मीडिया पे चल रही होती है कि वो हर मैडम, आपने जो जिसको कहते हैं, आपने दिल के छाले जो है वो फोड़ दिए हैं, और वो भी सेफ्टी पिन से। अब खून तो निकलेगा ना। आपने इमरान खान साहब के मुझे खुतबात की जानिब जो है वो नज़रसानी का रुजू का इशारा दिया है। नदीम कुरैशी साहब, सर पुरानी वीडियोज़ ने जितना पीटीआई को मुश्किल में डाला है, खान साहब की, आपके दीगर वज़रा की, ज़ोमा की, उतना मेरा ख्याल है आपको अपोजिशन ने भी नहीं डाला। खुतबात जब भी होते हैं, ये सामने ख्याल रखना चाहिए, मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, कि सुनने वालों की कान भी हैं, उनकी आंखें भी हैं, उनके दिमाग भी हैं, कुछ सोचने वाले सोचते भी हैं। अभी पिछले दिनों एक खुतबा मैंने सुना जिसमें बताया गया था कि हुकूमती मौसर इक़दामात से चीनी 20 रुपये सस्ती हो गई। गज़ब खुदा का, झूठ बोलूं तेरे मुंह पे, 55 रुपए से चीनी 110 रुपए करने पे, 55 रुपए से चीनी 110 रुपए करने पे जमीन पे शिकन तक नहीं आई मसीहा के, और 20 रुपए कम करवा करके हमसे नोबेल इनाम की तवक्को। एक बात। दूसरी जानिब हुकूमत नए मयारात कायम करेगी, ये इन्होंने फरमाया। सर नए मयारात तो कायम नहीं हो गए शुरू दिन से, बेहिसी के, अंधे बहरेपन के। साने साहिवाल हुआ, उन बच्चों को 2 महीने के बाद ऐवान वज़ीर आला बुला करके फिर उनके साथ फ़ोटो सेशन हुआ, फिर चंद करोड़ रुपए दे करके उनको टहला दिया गया। वो पुलिस वाले आज तक कोई माई का लाल उनको सज़ा इस ज़मीन पे ज़ाहिर है कि दे नहीं सकता। रावनवार भी इसी ज़मीन पे है। दूसरी जानिब कहते हैं कि सिटीज़न पोर्टल रियासत मदीना की तरफ बहुत बड़ा कदम। रियासत मदीना का सिटीज़न पोर्टल से क्या ताल्लुक? वहाँ कोई सिटीज़न पोर्टल नहीं थी, सिर्फ एक विजडम था, एक विजडम था, एक इंडिविजुअल था, अल्लाह की नुसरत थी, नबी की सुन्नत थी, और उसके बाद रियाया की जो है वो फलाह थी। सर इरशाद फरमाइए। अब आपने जब्त से सुनना है हुजूर वाला, चूंकि आप गुफ्तगू में इतने सारे क्वेश्चंस कर देते हैं और फिर मेरे पहले जवाब पर ही आप मुझे तो लगता है कि आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। देखिए रियासत मदीना, बहुत सारे लोगों को बड़ी इससे बड़ी, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, तकलीफ होती है। अभी सदीकुल फारूक साहब अस्तगफिरुल्लाह फरमा रहे हैं, मैं तकलीफ नहीं कहूँगा, इनको यकीन नहीं है। रियासत मदीना किसी भी मुसलमान के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी उम्मती के लिए एक रोल मॉडल है। ठीक है, अगर इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं तो वो इंसाफ के उस मुआशरे की बात करते हैं जहां ताकतवर और गरीब के लिए एक मुआशरा हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा से भी कोई जुर्म होता उसको भी वही सजा मिलती। मेरी सुने, वो किस कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स, रियासत माँ की तरह से होती है, अपनी माँ को पुकारता है, मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि रियासत मदीना कायम हो गई। आप उस शख्स की आइडियोलॉजी को सल्यूट करें, उसके साथ ये तासुब रखने की जरूरत नहीं है कि आप मॉडर्न वर्ल्ड में इस्लामिक आइडियोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं। मेरी सुने, मेरी बात सुनने दे। अगर सिटीजन पोर्टल पर कोई शख्स घर बैठकर जिस मुल्क का पटवारी चोर हो, जिस मुल्क का मॉरल डाकू हो, जिस मुल्क का SHO जेब कुतरा हो, जिस मुल्क का सियासतदान सिसिलियन माफिया हो, जिस मुल्क का, मेरी तमाम वर्डिंग सब लोगों के लिए नहीं है,
लेकिन यार लोग जो 35 साल यहाँ इक़्तिदार पर काबिज रहे, उन्होंने इस मुल्क के इक़्तिदार को तब्दील कर दिया, इस मुल्क के सिस्टम का डीएनए करप्ट कर दिया। अभी सिद्दीकुल फारूक साहब फरमा रहे थे, मतलब कितना इन्होंने गैर महज़बाना वर्ड, मुझे इनके मुंह से नहीं अच्छा लगा। अभी जो ये इमरान खान साहब की हमशीरा के बारे में उन्होंने फरमाया, हम एहतराम हमेशा करते हैं। इन्होंने कहा जी तमाम इमरान खान ने तमाम माफियाज नंगा डांस कर रहे हैं। मैं भी ये नंगा वर्ड अलहदा कर देता हूँ। बिल्कुल इमरान खान की हिकमत अमली से तमाम माफियाज नाच रहे हैं एपीडीएम की सूरत में, सड़कों पर, गली में, कूचे में। इमरान खान की ये तब्दीली है कि उसने उन सबको मजबूर कर दिया जो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे। चीनी का है सब। मेरी बात सुने, 55 से मेरी एक बात सुने, जब आप एडहॉकिज्म पर मुल्क चलाएंगे, जब आप कॉस्मेटिक डेवलपमेंट करेंगे, आप उस मुल्क को जिसके इमरजेंसी वार्ड्स, ओपीडी, सर्कस का मंजर पेश करें, वहां 250 अरब रुपए की ऑरेंज चेन लगाएंगे। जब आप लोन्स लेकर, मेरी सुने आरफीन भाई, मेरी तो सुन लेना, जब आप लोन्स पर मुल्क चलाएंगे, सिर्फ अपनी तस्वीरें, आपने अभी साफियों की बात की, आप 2.5 साल में मुझे इमरान खान साहब का किसी एड में कोई एक फोटो दिखा दे। गंदुम की खरीदारी होती थी, एक तरफ नवाज शरीफ साहब का कद्दे आदम तस्वीर, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की। ठीक है जी, ठीक है। क्या उस शख्स ने किया? उसने कौमी सरमाया को बचाया, उसने अपनी जाती प्रोटेक्शन नहीं की। काबीना है जिसमें ज्यादातर नॉन इलेक्टेड लोग हैं। देखिए ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। नहीं तो इसमें चीनी का है जवाब में, ये मुझे बताइए। इतनी देर से आपकी तकलीफ मेरी सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं। देखिए चीनी का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट बढ़ गया। नवाज शरीफ पे एफआईआर फाड़ दूं, लेकिन इमरान खान साहब 20 रुपए कम करने पे अपने आप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर देंगे। जब रिडक्शन होगी, जब कम होगी तो बताया जाएगा। नहीं बताया नहीं, उन्होंने क्रेडिट लिया। हुकूमती मौसर इकदाम 2.5-3 महीने तक कहां थे? आपके बहुत सारे दोस्त, मीडिया के दोस्त हमारे लिए काबिल एहतराम है, और मेरे अपोजिशन के दोस्त जिनमें सिद्दीकुल फारूक साहब पेश हैं। 2 महीने इन्होंने सिर्फ टमाटर पे सियासत की है, फिर अगले 3 माह चीनी पे की है। अब जब चीनी का रेट कम हो गया, आपको महसूस हो रहा है हुजूर जो चीजें पॉजिटिव हो रही हैं उनका भी इजहार करें, उनका भी जिक्र करें। अंडा, मुर्गी, घी महंगे, इस पे बात करें। इस पे फिर आप मुझे कहीं नई चौरंगी में घुमा देंगे। लेकिन चीजें कमी की तरफ जा रही हैं, कमी की तरफ जा रही हैं, डाउनवर्ड हो रही है। मोहतरमा शाहिदा रहमानी, ब्रेक पे जाने की कॉल दे दी गई है। अंडे की कीमत बताइए, ब्रेक पे जाऊंगा। मैडम विंडो मारो यार। मैडम अंडे की कीमत क्या है इस वक्त? जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 17 रुपए 18 रुपए एक अंडा मिल रहा है। 18 रुपए का एक अंडा। यहाँ तो अंडा और मुर्गी घर घर बांटने थे, सबको देने का वो था। अब तो ख्वाब में भी गरीब को ख्वाब नहीं आ रहा है। अंडा डबल रोटी का, अंडा पराठे का ख्वाब भी नहीं आ रहा है सर। और आप बाकायदा इतनी जिसको कहते हैं कि इस्तिकलाल के साथ, और आप मतलब अब मैं कुछ कहूँगा। नाजरीन यहाँ वक्त हुआ है मुख्तलिफ ब्रेक पे जाने का। नदीम कुरैशी साहब यहीं हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे अपने दीगर मेहमानों के साथ भी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त है दूसरी स्टोरी पर बात करने का। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध सईद गनी साहब ने जो चश्मकुशा ऐलान फरमाया है, जिससे मुसीबत ज़दगान में खलबली मच गई है। मैं होना तो ये चाहिए था कि शाहिदा रहमानी साहिबा के पास जाएं, लेकिन चूँकि टर्न है नून लीग का, तो सिद्दीकुल फारूक साहब को ज़हमत कलाम देना चाहूँगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर एक टसल, एक टग वॉर सी देखने में आ रही है स्टील मिल के मामले पर विफाक और सूबे में। सर स्टील मिल जो बर्बाद हुई है, इसमें मेरा अपना एक शेर सुन लीजिए, शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन है तो मेरा। हम जो बर्बाद हैं इतने नाशाद हैं, इसमें थोड़ा करम तो तुम्हारा भी है। सर स्टील मिल की अगर बात की जाए और ये समझ लिया जाए कि स्टील मिल शेर व शायरी पे उतर आई है, तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी से उसका शिकवा गलत तो नहीं है। फिर सईद गनी साहब, आप जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए आगे आए हैं, सर इसकी वजह क्या हो सकती है? जी पहली बात तो यह है कि अगर स्टील मिल शेर व शायरी करेगी तो फिर वो मरसिया ही लिखेगी, फिर वो गज़लें अच्छी अच्छी गज़लें और अच्छे अच्छे शेर तो नहीं कहेगी, मरसिया कहे। दूसरी बात यह है कि स्टील मिल जहाँ भी थी, अब आ जाइए जिन लोगों ने कहा था अपने मंशूर में भी और 2019 के एंड तक कि हम स्टील मिल समेत किसी इदारे के मुलाजिमों को फारिग नहीं करेंगे, बल्कि हम उन्हें असर नौ, उनकी तश्कील नौ करके उनको मुनाफा बख्श बनाएंगे और उसके लिए सरमाया पाकिस्तान एक बना के कायम करके
असद उमर साहब की तकरीरें और इमरान खान साहब की तकरीरें सुन रहे हो। तो सवाल ये है कि अगर ये रियासत मदीना जो मेरे भाई ने कहा रियासत मदीना, तो फिर अपने वादे तो पूरे करें। ये अलग बात है कि नाम रियासत मदीना का लेते हो, कभी आप चीन के निज़ाम की तहसीन करते हो, भाई फिर रियासत मदीना और चीन के निज़ाम का आपस में क्या मुकाबला, कभी ईरान के चले जाते हो। और अगर रियासत मदीना की बात करते हो तो उनके हुक्मरानों को जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर चारों खुलफाए राशिदीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला तक सब ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर पेश कर दी और सैयदना अली अदालत में पेश हो गए, सैयदना उमर फारूक अदालत में। ये इमरान खान साहब अगर रियासत मदीना का नाम लेते हैं, कम अज़ कम अपने आप को तो एहतसाब के लिए तो पेश करो यार। वो जो अब फॉरेन फंडिंग केस है चले जाओ, वो जो हेलीकॉप्टर केस है उसमें चले जाओ अदालत में, वो जो जनाब अली अपना शहबाज शरीफ ने मुकदमा किया हुआ चले जाओ वहाँ। आज तक पेश ही नहीं होते हो और कहते हो जी रियासत मदीना। और रियासत मदीना के किस हुक्मरान ने यू टर्न लिया था, किस हुक्मरान ने आप मुसलसल झूठ बोल रहे हो और रियासत मदीना की बात करते हो यार। रियासत मदीना के हुक्मरान सैयदना उमर फारूक ने जब कहत पड़ा मदीना में तो खाना पीना छोड़ दिया, आपकी सेहत खराब हो गई, सूखी रोटी खानी शुरू कर दी। साहबा ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन आप क्यों अपनी सेहत खराब कर रहे हैं? उन्होंने कहा जब तक एक लम्हा जब तक मेरी रियासत का हर गरीब आदमी वही कुछ नहीं खाता जिसके खाने की आप तमन्ना कर रहे हो, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। सर प्रोग्राम में अपने आप को गैर जानिबदार साबित करने के लिए जरूरी है कि मैं कुछ खुदा की कसम अगर रियासत मदीना के ये काम कर दें, एक बात सुन ले मेरी एक बात, अगर रियासत मदीना के जो बातें मैंने की हैं ये बातें ये कर लें, इमरान खान अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किए समेत ये सारे काम कर लें, मैं इनकी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। इससे बड़ी बात क्या बात है कि आप रियासत मदीना कायम करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर ना, ये अगर ये रियासत मदीना आज नहीं है तो ये रियासत मदीना उस वक्त भी नहीं थी जब नवाज शरीफ साहब को अमीरुल मोमिनीन बनने का न सिर्फ शौक चल रहा था बल्कि उसे एक जोम में आकर के उन्होंने बड़े बड़ों का धड़न। सर काइंडली, सर मेरी बारी, सर काइंडली बड़े बड़ों का धड़न तख्ता करने की भी उन्होंने कोशिश की, हर मर्तबा उन्हीं के सींग जाकर के कहीं ना कहीं फंस जाया करते थे। नहीं, मैं एक नुक्ता पेश करके फिर मैं अगले मेहमान की जानिब जाऊंगा, फिर आपकी तरफ आऊंगा। दूसरी बात सर, आज अगर ये रियासत मदीना नहीं है तो रियासत मदीना ये उस वक्त भी नहीं थी जब उस वक्त का अमीर मुसलमानों का उसके लिए नहारी और पाए लेने के लिए जहाज जाया करता था। सर ये रियासत मदीना उस वक्त भी नहीं थी जब जाती उमरा के गिर्द 2300 पुलिस एहलकारों को तैनात करके और वहां सड़क बिछाई जाती है, सड़कों का जाल बिछाया जाता है, पार्क्स को अंदर जम कर लिया जाता है और बहुत सारी चीजें। मैं इस पर यकीनन आपसे बात करूंगा, आपकी वजाहत भी लेंगे, लेकिन जरूरी है कि पीपल्स पार्टी की जानिब रियासत मदीना का नारा नहीं लगाया था सर, इसलिए हराम हलाल नहीं हो गया। नूरुल आरिफीन साहब, हमने रियासत मदीना का नारा नहीं लगाया था। ये बात आपकी, हम गरीब, हम खाकसार, हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन हमने आवाम के लिए बेहतरी की, हमने रियासत मदीना का नारा नहीं लगाया। राइट। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, मैडम स्टील मिल वालों में खलबली मच गई है, पानी पी के गुजारा कर रहे हैं बेचारे। जब तक सईद गनी साहब का ऐलान सामने नहीं आया था कि हम स्टील मिल वालों के साथ हैं, तब तक तो ठीक था, एक ही तरफ से मुसीबत थी, लेकिन अब ये दोहरी मुसीबत, आगे कुआं पीछे खाई। मतलब जिसकी सूबाई हुकूमत दोस्त हो जाए उसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि हुए तुम दोस्त, जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। कराची वालों से जो दुश्मनी निकाली जा रही है वो आप जानती हैं, मैं डिटेल में क्या जाऊं, बहस फिर तवालत इख्तियार कर लेगी। मैडम इसी स्टील मिल का सत्यानाश, बल्कि सवा सत्यानाश दिल लगा करके किया, पिछले अदवार में हुआ। ज़ाहिर है इमरान खान इसका जिम्मेदार नहीं था। हाँ, असद उमर साहब के खिलाफ अगर आप FIR काटें, वो भी आंखों को ख्वाब देने के जुर्म में, तो मैं आपकी न सिर्फ मुआवनत करूंगा बल्कि तायद भी आपको मेरी हासिल हो जाएगी। कुछ फरमाइए मैडम, दमादम मस्त कलंदर लाहौर में करने जा रहे हैं, स्टील मिल में भी तो हुआ था, उसका जवाब कौन देगा? आपको ना आपका टाइम बचे तो मैं बात करूँ कि आप इतनी लंबी तमहीद बात देते हैं। अब गुजारिश ये है कि ये स्टील मिल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही तोहफा है जो रशिया के ताउन से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कराची वालों को ये तोहफा दिया था, और जिसमें कराची के हजारों लोगों को रोजगार मैसर आया और वो रोजगार वहाँ से हासिल कर रहे थे। हमने किसी को बेरोजगार नहीं किया, हमने इदारे तबाह नहीं किए। ये पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है, लगता रहेगा, लेकिन हमने हमेशा कारखानों
जो ये मुकदमा लड़ने चले थे, जो इन्होंने अपने मंशूर में शामिल किया था कि हम किसी शख्स को बेरोजगार नहीं होने देंगे, हम इस इदारे को चलाएंगे, ख्वाह PIO हो, रेडियो हो, PDV हो, तमाम इदारों को हम चलाएंगे। आपने देखा कि वो शख्स जो कहता था कि PDV आपके टैक्सेस के पैसे का है और इस पे आपका हक है और इस पे आपको दिखाना चाहिए, अपोजिशन को दिखाना चाहिए, आज वो कहते हैं कि अपोजिशन का राइट नहीं, ये रियासत की जिम्मेदारी, ये रियासत की बात करेगा। दूसरी बात स्टील मिल के आप इनके अपने तमाम तकरीर उठाएं, स्टेटमेंट उठाएं, उसके बाद आज ये उसी पे यू टर्न कहते हैं। मैं आप रियासत मदीना की बात किस तरीके से करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कि रियासत मदीना का जो वाली था जिसने बुनियाद रखी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे मेरी जान कुर्बान, उन्होंने कभी जिंदगी में अगर उनको 40 साल के बाद जब नबुवत अता हुई तो उनको सादिक और अमीन उनकी कसौटी की बुनियाद थी जिससे लोग पुकारते थे। आज वो शख्स जो हर बात पे झूठ बोलता है उसको यू टर्न का नाम देता है और आप उसको कहते हैं शर्म आनी चाहिए। उसका किरदार देखें, क्या उस किरदार का आदमी जो है उसको तो जिक्र भी नहीं किया जा सकता घरों के अंदर जिस समाज का वो शख्स है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। और मैडम थोड़ा सा पर्सनल हो रही हैं आप, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ये कुछ जातियात की तरफ ना चली जाए बात। मैं थोड़ा सा आपको मैं काइंडली मैं मुदाखलत की इजाज़त चाहूँगा। नदीम कुरैशी साहब, सर आपको मुदाखलत की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, मैंने वहीं मैडम से रिक्वेस्ट कर दी है और इंशाल्लाह उनको रोक भी दिया है। सर लाजिम है कि अब हम आगे बढ़ जाएं। स्टील मिल्स का मज़दूर वो पहले भी परेशान था, प्लांट बंद था, तनख्वाहें आ रही थी, सरकार को ज़ाहिर है कि बहुत सारे कामों को रोक करके और लोगों को तनख्वाह देनी पड़ रही थी। ठीक है, मैंने सिद्दीकुल फारूक साहब से कहा कि स्टील मिल का सत्यानाश किसने किया, उन्होंने कहा जिसने भी किया आगे बढ़े। फिर हज़रत उमर फारूक एंड ऑल दैट, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की, तो वो तो हो गया साइड पे जिसने भी किया। मैडम भी बता रही हैं कि हमने लोगों को नौकरियाँ दी हैं। फिर उन्होंने मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मुलाकात कराई, बात दोनों ठीक है, दोनों बातों को जुटलाएँ भी नहीं आ सकता, लेकिन फिर स्टील मिल ख़राब तो हुई है, ये बात तो तय है। आप तो गए थे स्टील मिल को आबाद करने के लिए, लोगों से आज भी असद उमर साहब की अगर आप तकारीर उठा के देख लें, वो जो कह रहे हैं वो ज़रा सख्त अल्फाज में कह रहे हैं, मैं नरम अल्फाज में समझा रहा हूँ। उनकी तकारीर मौजूद हैं कि हम स्टील मिल को कैसे रिवाइव करेंगे, हमारे पास क्या नुक्ता है, क्या प्लान है। सर सब धड़म तख्ता हो गया, यू टर्न क्या झूठ बोलने का नाम है या कुछ और? अच्छा, एक तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस कौम को ना जी हमने आगे बढ़ना है। वो लोग जो ये फिक्रे सुन के तंग आ गए हैं कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने ये किया, अभी सदीकुल फारूक साहब बैठे हैं, 3 साल पहले ये शहीद भी नहीं मानते थे, लेकिन ना अब ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है। मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी है, हालांकि आप खातून हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, आपने बड़ी गैर जिम्मेदाराना और गैर महज़िबाना गुफ्तगू की है, मैंने वो भी बर्दाश्त की है। लेकिन सूरत ये है कि जब हमने नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी बनानी है सदीकी साहब, आपने उन तमाम प्रोजेक्ट्स को देखना है कि आया वो पाकिस्तान की इकॉनमी उनका बोझ बर्दाश्त कर सकती है। स्टील मिल भी एक ऐसा हमारे लिए बड़ा ऑनर होता कि स्टील मिल जिस तरह से बनी थी वो इस मुल्क को रेवेन्यू देती, उसने एक बहुत बड़े लोगों को एक रोजगार फराहम किया हुआ था, कराची का बड़ा बोझ उठाया हुआ था। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टील मिल की प्रोडक्शन कहाँ पहुंची। क्या स्टील मिल्स के मुलाजमीन पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं कि वो हड़ताल करते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए फिर पैकेज का ऐलान करती है, वहां कोई जीरो वर्क नहीं है। आज ये पॉसिबल है एक ऐसी इकॉनमी के लिए जो लोन पर चल रही हो? क्या पाकिस्तान ने जो 10 अरब 41 करोड़ डॉलर अभी वापस किया, क्या वो लोन्स इमरान खान ने लिए थे? नहीं। अगर स्टील मिल्स के हवाले से गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, आप हर चीज को अगर नेगेटिव लेंगे, नहीं साहब आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। ठीक कह रहे हैं, मैंने तो ये कहा इमरान खान का कोई लेना नहीं था। कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। लोगों को ये नशे देने एडिक्शन करना छोड़ दे। मैं स्टील मिल्स के मुलाजमीन से भी अपील करूंगा कि अगर गवर्नमेंट आपको पैकेज देने जा रही है, आप पैकेज लें, नई जिंदगी की शुरुआत करें। बड़े हैवी पैकेज है, वो भी इस कौम पर बोझ है। 22 करोड़ लोग स्टील मिल का बोझ वाले भी तो ये कहते हैं कि वो काबीना उनके नॉन इलेक्टेड मेंबरान भी तो बोझ हैं। फिर वो इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां रख करके वो इतना तामझाम हर मिनिस्टर के साथ आप समझ रहे होंगे कितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। जगजीत सिंह सुना कीजिए ना, वक्त हुआ है प्रोग्राम में फट पे जाने का, वापस आएंगे फिर कुछ और मौजूआत है और उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हात शो के आन पहुँचे। नदीम कुरैशी साहब कुछ खट्टी मीठी बातें करके और फिर हम इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ ज़रूर आते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर पाकिस्तानी तैयारों के अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में दाखिले पर पाबंदी हनूज़ बरकरार है, ताहम CEO PIA उनका एतमाद आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। कहते हैं PIA चंद सालों में मुनाफा बख्श इदारा होगा। सर ये कार खैर क्यों कर हो पाएगा? एविएशन हुकाम ने ताउन नहीं किया, वो मयारात बैनुल-अक़वामी जो थे उसकी पासदारी नहीं की, ये आलमी अंजुमन हवाबाजी का इल्ज़ाम है। और एविएशन हुकाम कहाँ मसरूफ़ थे? एविएशन की जो गाड़ियाँ थीं वो मुतल्लिका वजारत एविएशन में फंसी हुई हैं। नए DG के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, कि उनकी गाड़ियाँ वज़ीर एविएशन इस्तेमाल कर रहे हैं मुबैना तौर पर। अब वल्लाह आलम ऐसा है या नहीं है। तो सर वो आलमी मेयारात का कौन ख्याल करेगा? यहाँ तो गाड़ियों की छीना झपटी चल रही है। देखिए जी, ये बात तो नहीं होनी चाहिए छीना झपटी वाली, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हें के वज़ीर हवाबाजी ने, जो ये मेरे करीब टेक्सला से हैं। वैसे तो पहले वो भले आदमी थे, अब पता नहीं उन्होंने ये क्या कुछ किया, बड़ी बर्बादी की, PIA को तबाह करके रख दिया। और ज़ाहिर है जब वो बयान देंगे कि इनके लाइसेंस ही जाली हैं तो फिर उसका अंजाम आप देख लेंगे। अगर वाकई ईमानदारी से काम किया जाए, देखिए मैंने एक इदारा अभी लिया था, मुझे दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो खसारे में ले के मैंने प्रॉफिट में ले गया। तो कोई भी इदारा अगर ईमानदारी से काम किया जाए नुकसान से मुनाफे में जा सकता है। लेकिन ये जो नदीम कुरैशी साहब ने फरमाया कि जी जो टारगेट सेट करते हैं वो इकानमी को सामने रख के करते हैं, तो आपने और आपकी पार्टी ने, इमरान खान की सरबराही ने जो मंशूर बनाया, आपको नहीं पता था? आप तो कहते थे 200 बंदों की जो है वो बड़ी माहिरीन की टीम मैंने बना ली है। असद उमर आपका जो ओपनिंग बैट्समैन था, तो आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के वसाइल क्या हैं? और कर्ज़ों की बात आप करते हैं, जल्दी से सुन लें। आपने जो सर्कुलर डेट है वो लिया, 1200 अरब आपको मिला, और बिजली जो थी वो 8 रुपए यूनिट थी। अब आपका सर्कुलर डेट 2.5 साल में 2400 अरब, दुगना, और बिजली 19 रुपए यूनिट, बिजली दुगने से ज़्यादा महंगी भी कर दी। इतनी बिजली महंगी करके सर्कुलर डेट तो जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए था। दूसरी बात, आपने कहा कर्ज़े वापसी हमने किए, आपने कहा 10 अरब डॉलर, हाँ, और 41 करोड़ आपने वापस किए 2.5 साल में। आपके हमाद अज़हर साहब के मुताबिक हमने 5 साल में 33.51 अरब डॉलर वापस किए। आप वापस कर रहे हो 4 अरब 15 करोड़ सालाना, हमने वापस किए 6 अरब 70 करोड़ रुपए सालाना। तो आपकी कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी आपके सामने है। इसलिए आप बराह करम रियासत मदीना अगर बनाने चले हो तो खुदा के लिए सच जो सामने दीवार पे लिखा है उसको पढ़ के, सर इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। इस एक नुक्ते से, रियासत मदीना वाले नुक्ते से मेरा ख्याल है हमें बाहर निकलना है। इस एक बहस से हमें मेरा ख्याल है कि मुफर इख्तियार करना पड़ेगा। मैडम मैं आपकी जानिब आता हूँ, ये मुझे बताइएगा भारत एक बात और अर्ज कर दूं मैं, एक बात और, एक बात सिर्फ एक, हाँ, मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि वो जो आपने कहा कि एक्टर जो है वो खुदा के नाम से किताब लिख रहा है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला तो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था सर, आपको अभी याद है, और वो ये किताब इल्म की बुनियाद पर अच्छी लिखे। नहीं अभी याद आ गया, मैंने कहा आपके प्रोग्राम से ये भी चली जाए, और खुदा करे कि वो ऐसा हो कि तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें, या वो जो बात अपना हमारे एक और शायर साहब ने अभी नाम सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है क्योंकि वक्त जो है वो वक्त की तंगी का सामना है। मैडम ये मुझे बताइएगा, शाहिदा रहमानी साहिबा, सूए हरम चला है अंबोहे बादा खारा, तवक्कुफ की इस्तदा है। मैडम ये मुझे बताइएगा, भारत में एक और चैलेंज जो है भारतवासियों को उसका सामना करना पड़ रहा है, और वो है रजनीकांत की नई सियासी पार्टी का। अन्ना हजारे भी करप्शन से जो है वो पाक सियासत का नारा लेकर के आए थे, उसके बाद किधर गए अन्ना और किसने खाया गन्ना कुछ नहीं पता चला। उसके बाद हजारावाल की तहरीक कहाँ चली गई, उसके बाद करप्शन मिटाओ तहरीक कहाँ चली गई, मोदी आकर के और वहाँ मुसलमानों का खून पी रहा है। मैडम पूछना ये था कि जिस तरह से एक गैर मुतल्लका शोबे से अपोजिशन का ये कहना है पाकिस्तान वासियों पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचा है, क्या ये समझ लिया जाए कि ये भारत के जवाल का आगाज़ है?
देखिए आकिब साहब, सबसे पहली बात तो ये कि हर शख्स का राइट है कि वो अपनी सियासी पार्टी बनाए, इससे पहले भी बनी, लेकिन ये स्ट्रेंथ होती है कि वो अपने मंशूर से, अपने प्रोग्राम से किस हद तक आवाम को मुतासिर करता है और आवाम उसके किरदार को देख के किस हद तक उसके ग्रोथ होते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान में भी इंसाफ के नाम पे, करप्शन के नाम पे, जमहूरियत के खिलाफ घिनौनी साजिशें की गई। अभी जिस तरीके से आपने देखा कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री को, मैं सिर्फ पीआईए को नहीं, तमाम इंडस्ट्री को जो नाकाबिले तलाफी एक ऐसे शख्स है जिसकी अपनी डिग्री जाली थी, जो खुद मजबूर था, जो मुख्तलिफ पार्टियां बदलते हुए सिर्फ वजारत के मनसब के पे पहुंचने के लिए, वजारत के मजे के लिए, लूट मार के लिए वो ये तमाम खेल खेला। आज पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को जो तबाही है वो इस ना तजुर्बाकार शख्स जो सिर्फ अपनी दौलत के या अपने मनसब के हर्ज में आगे बढ़ता गया और ऐसे नुकसान किए। इस वक्त तो होना ये चाहिए था कि इस मिनिस्टर का फौरी तौर पर रिजाइन लिया जाता, क्योंकि पूरी दुनिया में समेत तमाम सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए बदनामी का, हजीमत का। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल इख्तितामी लम्हात शो के आन पहुंचे। तंगी वक्त का शिकार हूँ मैं, रोक सको तो रोक लो। सर ये उस आर्टिकल का नाम है जो मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब ने लिखा है। मैं इसका एक इक़्तिबास आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, फिर आपका जवाब सुनूंगा। ये हालत कर दी हमने पाकिस्तान की कि अफगानिस्तान की जीडीपी ग्रोथ हमसे बेहतर। आलमी मालियाती इदारों के मुताबिक साल रवां के दौरान हिंदुस्तान में महंगाई की शरह 3.5%, अफगानिस्तान में 3.8%, बांग्लादेश में 5.5%, श्रीलंका में 6%, जबकि पाकिस्तान में 12% रहेगी। इस हवाले से भी इमरान खान ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान से पीछे धकेल दिया। बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ रही है और चीख चीख कर चैलेंज दे रही है कि रोक सकते हो तो रोक लो, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि इमरान खान के लाडलों जुल्फी बुखारी वगैरह की नौकरियां लगी हुई हैं। जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, हफीज शेख और इसी तरह के चंद लोग तो रोजगार हासिल करने के लिए पाकिस्तान आ गए, लेकिन बाकी हर प्रोफेशनल और साहिब सरमाया पाकिस्तान से भाग रहा है। हमें बताया गया था कि तब्दीली आते ही पीआईए को दोबारा पाकिस्तान की नंबर 1 एयरलाइन बनाया जाएगा, लेकिन तब्दीली ने आते ही पीआईए का जहाज अपने हाथों से तबाह कर डाला। सर नुक्ता बनुक्ता तीनों चीज़ों का जवाब। पहले तो मैं सदीकुल फारूक साहब ने भी एक चीज़ फरमाई, उसका जवाब दूंगा, क्योंकि सदीकुल फारूक साहब ने एक बड़ा खूबसूरत बात की कि जी मुझे जो इदारा दिया गया वो प्रॉफिट में गया, तो मेरे लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ है। मुझे नहीं मालूम ये किस इदारे को इन्होंने प्रॉफिट में ये लेकर गए। जिस रजीम से इनका ताल्लुक है उन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को तबाह किया, सिर्फ अपने बिजनेसेस को प्रमोट किया। मैंने ये साइंस और साइंटिफिक रिसर्च यहाँ देखी है कि इनके जाती असासे अरबा डॉलर में गए, पाकिस्तान के असासे नीचे आए हैं। अब सलीम साफ़ी साहब की मैं बात करूँ, देखिए सलीम साफ़ी साहब का प्रॉब्लम है, ये वो माइंड सेट के लोग हैं, इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जिस तासुब की आग में ये जल रहे हैं, चूंकि इनके पास इनको लिखने की ताकत अल्लाह ने दी है, वो बाद में इन्होंने इस ताकत को प्रमोशन दी कई और जराए से। मुझे उस वक्त मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, गरीब का, रेडी वाले का, मुझे पता है गर्मी 48 टेम्परेचर क्या होता है, मुझे पता है कि बगैर पैसों के कॉलेज कैसे जाया जाता है। मैं हैरान होता हूँ जिनकी माहाना आमदन करोड़ों रुपए में है, जिनके अरबों के एसेट्स हैं, यार जब वो गरीब की बात करते हैं तो फिर रजनीकांत वाली बात जो मुझे लगती है ना, रजनीकांत ने तो अब रही है पार्टी, सियासी पार्टी, पाकिस्तान के तो बड़े टॉप के एक्टर्स पहले सियासतदान और साफ़ी रहे हैं, बाद में उन्होंने तो काम सारे शुरू किए हैं। मैं ये जो साफ़ी साहब हैं, इन्होंने जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ मैच किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान इंशाल्लाह इंटरनेशनल लीड करेगा और इनकी तकलीफ बढ़ेगी, इनकी तकलीफ कम नहीं होगी। ये फैक्ट एंड फिगर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सलीम साफ़ी को दावत देता हूँ कि वो साफ़ी है ना जी, वो मुझे बुलाए, आम पाकिस्तानी को बुलाए अपने प्रोग्राम में, मैं उसके साथ प्रोग्राम करता हूँ, मैं उसको फैक्ट एंड फिगर देता हूँ। ये तो सारा बुग़्ज़ इमरान का एक वो चैप्टर है, इनकी कोशिश और ख्वाहिश नहीं, ये ऐसा नहीं है कि बाहर से जो लोग आए हैं नौकरियां लेने, उनमें जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, हफीज शेख, इन लोगों को नौकरियां। मैडम थोड़ा सा वक़्फ़ देखिए, मैडम मेरा चंक मारा जाएगा, मेरी पूरी मेहनत तेल हो रही है। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, ब्रेक ढूंढिए, अभी मिल जाएगा जी। सदीकी साहब देखें, यही वो तासुब है। अगर शहबाज गिल ने कौन सा इनको नुकसान पहुंचाया? शहबाज गिल बगैर किसी इकोनॉमिकल बेनिफिट के सर्व कर रहा है पाकिस्तान को, इनको तकलीफ है, चूंकि शहबाज गिल इनकी दुम पर पांव रखता है, इनकी चीखें निकलती हैं। तरफ आता हूं मैडम, अल्लाह रसूल का वास्ता थोड़ा सा तवक्कुफ, आज आप फोन में नजर आ रही हैं मैडम, प्लीज
नेट के सिग्नल भी आज कोई आगे पीछे नहीं हो रहे, पता नहीं क्या मौत पड़ गई इनको। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी जानिब आता हूं, अगर मुझे वक्त ने इजाजत दी। आज शाहिदा रहमानी साहिबा फॉर्म में सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, शहबाज गिल से किसी को मैं मैडम से एक सवाल करता हूं। नहीं, मैडम से सवाल की इजाजत बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि यहाँ सवाल के जवाब देने आप आए हैं। सर ये मुझे बताइए ना, ये सारे लोग अल्लाह वास्ते यहाँ भाई भाई से सलाम मिला वजह नहीं फोकट में कर रहा, यहाँ शहबाज गिल आकर के और अल्लाह वास्ते बन जाते हैं वो वजीर। एक मिनट सर, हो सकता है ऐसा हो भी। दूसरी जानिब आप नईम बुखारी साहब को MD मैडम नहीं रोक देगी। दूसरी जानिब देखो, मैडम ने मेरे ही ब्रेक फेल कर दी। अच्छा, दूसरी जानिब आप ये देखिए, नईम बुखारी साहब को आपने अल्लाह वास्ते उठा करके चेयरमैन PTV लगा दिया। वो भी इतने अल्लाह लोग हैं कि वो आकर के, सर अगर सारे ही अल्लाह लोग आप लेकर के आए हैं तो फिर ये कौमी खजाने पे क्या मार पड़ी हुई है? ये स्टील मिल वालों को देने पैसे क्यों तामुल हो रहा है? ये वजीरों की फौज जफर मौज अगर सब कुलवल्ला पढ़ करके नौकरियां कर रही है तो फिर ये पैसा जा कहां रहा है? मुझे आपने सिर्फ PTV पे प्रोग्राम करने के लिए पूरा एक सोलो प्रोग्राम दें, मुझसे क्वेश्चन करें, मैं सिर्फ PTV का आपको आंसर देता हूं कि किस तरह वहां 4,500 मुलाजमीन की फौज जफर मौज भर्ती की गई। एक रूम में 6-6, 7-7 लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास काम नहीं था। अब वो मुलाजमीन परेशान हो जाएंगे जी, नदीम को सब क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं, डॉक्टर शहबाज गिल से किसी को तकलीफ क्या है? यहाँ आपने देखा होगा एक रिजीम थी, किसी कराची और सिंध में एक रिजीम थी, पीर मजरुल हक, मंजूर वसान, अवैज मुजफ्फर टप्पी, शर्जील मेमन, ये सब लोग कहाँ चले गए? एक नई रिजीम अब आ गई है। ये मतलब ये बड़े ट्रेंड लोग हैं। वो कहते हैं ना, अमीर शहर थक चुका है अब की बार, अमीर शहर की औलाद शहर लूटेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम नहीं करती। अगर रज़ाक दाऊद सब सर्व कर रहे हैं, वो कौम को सर्व कर रहे हैं। सर वाइंड अप की कॉल दी जाने वाली है, वाइंड अप की कॉल दी जाने वाली है। सिद्दीकुल फारूक साहब 30 सेकंड्स में, 30 सेकंड। ये देखिए जी, इस वक्त एक वक्त था कि एक पाकिस्तानी रुपए के 200 अफगान मिल रहे थे, और आज सूरत हाल यह है कि 100 अफगान के बराबर 240 पाकिस्तानी रुपए हैं। सलीम साफ़ी ने जरा बहन एक लम्हा, सलीम साफ़ी ने जो लिखा है वो आदादो शुमार बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल गलत है। सदीक साहब, आप जैसा संजीदा शख्स ये बात करेगा, ज़वाल पज़ीर है तो जाए। मैं हैरान होता हूँ कि आप जिस इंडिया ज़वाल पज़ीर है, पाकिस्तान को और कमाल तक पहुँचाने के लिए हमें काम करना चाहिए। इंटरवीन करने के लिए फाइनली कॉल दे दी गई है, और आज ये पता चला जी के एक मुज़िर असरात भी हो सकते हैं। शाहिदा रहमानी साहब के सिग्नल ने, साहिबा के सिग्नल ने आज हमें खून के आंसू रुलाया। प्रोग्राम में आखिर में क्या धींगा मुश्ती हुई कुछ पता ही नहीं चला। नाज़रीन, बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह बशर्ते फुर्सत बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।